हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित सिंह। स्वागत है आपके अपने परिवार वन मोर स्टेप, एक और कदम सफलता की ओर। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम लोग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 19 किलोग्राम, ऑप्शन बी 760 किलोग्राम, ऑप्शन सी 14.3 किलोग्राम, ऑप्शन डी 10 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका होगा अप्रॉक्स 14.3 किलोग्राम। 14.3 किलोग्राम। कैसे? तो देखिए, जो बुध ग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी का जो है आपका 38% है। कितना परसेंट? 38%। तो अभी जो आपका जो पृथ्वी पर वजन है 38 किलो है, यानी कि 100% कितना है आपका? 38 है। तो उसका हमको निकालना पड़ेगा 1, तो 38/100, और फिर हमको निकालना पड़ेगा कितना? 38। तो 38 निकाल लेते हैं, तो गुना 38। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का अप्रॉक्स 14.3 कुछ आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर इसका? 14.3 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकल्पों में से उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं जा सकता है? ऑप्शन ए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ऑप्शन बी वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ऑप्शन सी ग्रहों के चारों ओर सूर्य गति, ऑप्शन डी चंद्रमा और सूर्य का ज्वार भाटा। देखिए ऑप्शन सी अगर ऑप्शन पड़ेगा तो क्या लिखा हुआ है कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य गति। क्या ग्रह के चारों ओर सूर्य गति करता है? नहीं, सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ही गलती है, तो इसलिए यह जो है आपका इसकी गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम द्वारा इसको समझा नहीं सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? तो जो जी का एसआई मात्रक होता है वो क्या होगा आपका? ये जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये होता है। अब जब किलोग्राम ऊपर जाएगा तो ये किलोग्राम नीचे है। ठीक है, आपका हर में है वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? किलोग्राम -2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखते हैं तो हमारा ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये होता क्यों है? देखिए, फोर्स इक्वल टू होता है, बल इक्वल टू क्या होता है आपका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है। तो यहाँ से जब जब जी निकलेगा तो देखिए एफ का क्या होता है? एफ का आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। आर का क्या? रेडियस। तो रेडियस क्या किससे मापते हैं? मीटर से। तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में गया, और m1 m2 क्या हो जाएगा? नीचे में चल जाएगा, हर में चल जाएगा। तो वहाँ पे क्या देखिए m1 और m2 है, तो यानी कि 2 ठो है, तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो वहाँ से जी का वैल्यू क्या निकलेगा हमारा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है जो होता है। क्या बोल रहा है? ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है जो होता है। ऑप्शन ए उसके द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग अनुपातिक, ऑप्शन बी उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक, या ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे? ऑप्शन सी उनके द्रव्यमान के गुण के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और ऑप्शन डी उनके द्रव्यमान के योग का अनुपात और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका क्या होगा? अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को हम बताएं कि यहाँ पे आपका F इक्वल टू क्या होता है? जी m1 m2 अब बाई आर स्क्वायर। तो क्या हो रहा है? उनके द्रव्यमान के बीच क्या है? गुणनफल है। हाँ देखिए, तो उनके द्रव्यमान के बीच का गुणनफल और जो उसके बीच की दूरी है जो आर है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ऑप्शन नंबर आप सी देखिए, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक था, देखे थे अनुपातिक था ना? तो अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्न में से डैश एक कमजोर बल है। ऑप्शन ए गति बल, ऑप्शन बी लघु रेंज बल, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें जो सबसे कमजोर बल होता है, सबसे कमजोर बल वो आपका क्या होता है? ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे कमजोर बल होता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? क्षीण बल है जो अत्यधिक द्रव्यमान की वस्तुओं अथवा पिंडों के बीच कार्य करेगा। ठीक है, इससे बल का प्रभाव जो है सामान्य यानी कि छोटे मोटे पिंड पर जो है नगण्य होता है, वो होता है लेकिन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे कमजोर बल यानी कि क्षीण बल क्या है? आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्मांड में कहीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो पहले तो हम गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसको पहले लिखते हैं, उसका फॉर्मूला को लिखते हैं। ठीक है, तो F इक्वस टू क्या बताए थे? G, ये तो आपका सार्वभौमिक नियतांक कांस्टेंट होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिर M1 M2 अब बाई R स्क्वायर, यही ना होता है। तो देखिए उनकी बीच की दूरी पर निर्भर करेगा, देखिए उनकी बीच की दूरी पर निर्भर करेगा कि तभी ना आर है यानी करेगा। गुरुत्व स्थान पर करेगा, देखिए जी है गुरुत्व स्थान तो ये करेगा ही। उनके द्रव्यमान का योग, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान का योग बोला है ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में उनके द्रव्यमान का गुणनफल। तो M1 और M2 क्या है? गुणनफल में ना है, तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर ये निर्भर करेगा लेकिन उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए बल 2 गुना हो जाएगा, बल 3 गुना होगा, बल 9 गुना होगा या बल समान रहेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े? F इक्वल टू क्या पढ़े? G, इसको बार बार लिख रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए, भूलने का एकदम कोई गुंजाइश ही ना रहे। ये हम पढ़े अभी थोड़ा देर पहले, G इक्वल टू M1 M2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है आपका, थोड़ा रंग को यहाँ पे चेंज करें थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर द्रव्यमान को 3 गुना, दो वस्तुओं के द्रव्यमान को, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान क्या कर रहे हैं? 3 गुना कर रहे हैं। तो M जहाँ था वहाँ पे 3M कर देते हैं और जहाँ M2 था वहाँ 3M कर देते हैं। तो देखिए 3 गुना 3 हो जाएगा क्योंकि दोनों गुना में है, तो टोटल क्या हो जाएगा आपका? G, उसके बाद M1 M2 अब बाई R स्क्वायर, और ये 3 3 9, तो कितना हो जा रहा है? कितना गुना हो जा रहा है? ये भी यही ना आपका F था, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 9F हो जा रहा है। ये F है F, ठीक है, तो ये कितना गुना हो जा रहा है आपका? 9 गुना हो जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बल 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करता है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। किसके? उनकी ऊर्जा के, उनके वेगों के, उनके द्रव्यमान के या उनके मध्य दूरी के। कितना बार पढ़ चुके हैं इसी चीज को कि क्या होता है? उनके मध्य जो दूरी है उसके वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है क्या? आपका बल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उनके मध्य दूरी के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय बल। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल का एक दूसरे अपनी ओर खींचती है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है? अपकेंद्रीय बल होता है जो बाहर की ओर जो है बल लगता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जो केंद्र की ओर बल लगता है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जो अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी तनाव, ऑप्शन डी आवेग। तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भार। किसी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसको क्या करते हैं? भार करता है, क्योंकि W को क्या होता है आपका? mg। तो m तो आपका द्रव्यमान हो गया जो लगी है, उस पर जो g लग रहा है उसकी को हम लोग क्या बोलते हैं? भार। इसी को हम लोग बोलते हैं भार। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं के द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी केवल 1, प्रत्येक, ऑप्शन सी प्रत्येक और हर एक, या ऑप्शन डी केवल 2। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है प्रत्येक वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक या हर एक। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है वो डैश पर लागू होता है। ऑप्शन ए सूर्य और ग्रहों पर, ऑप्शन बी पृथ्वी और चंद्रमा पर, ऑप्शन सी पृथ्वी और सूर्य पर, ऑप्शन डी वस्तुओं के किसी भी युग पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ सूर्य ग्रह पृथ्वी से मतलब नहीं है, कोई भी दो वस्तु रहेगा, दो वस्तु युग्म होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, उस पर जो है आपका गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए वस्तुओं की आरंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर, ऑप्शन नंबर बी वस्तुओं की क्षैतिज अवस्था में अंतर पर, ऑप्शन नंबर सी वस्तुओं की आरंभिक एवं अंतिम अवस्था में परिवर्तन के अंतर पर, ऑप्शन नंबर डी वस्तुओं के आरंभिक और अंतिम अवस्था में परिवर्तन के अंतर पर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं के आरंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों पर। यहां पे क्या बोल रहा है आपका? कार्य किस पर निर्भर करता है? तो बात को समझिए, बात को समझिए यहाँ पे कि W इक्वल टू क्या होता है? mgh। अब यहाँ पे mg तो है ही, ठीक है, और h क्या होगा? पहले आपका h फाइनल जहाँ पे ऊंचाई पे था, ठीक है, hf माइनस hi, तो यहाँ पे क्या हुआ? वर्क नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाई डी स्क्वायर सूत्र में G को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ऑप्शन बी गुरुत्व बल, ऑप्शन सी अधिक ऊंचाई, या ऑप्शन सी गुरुत्वीकरण त्वरण। तो कितना बार पढ़ चुके हैं हम लोग कि कैपिटल G को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल G को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसका जो है आपका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इसका मान कितना आता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और आपका ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, दो कणों की बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी शून्य रहता है, ऑप्शन सी समान रहता है, या ऑप्शन डी कम रहता है। तो देखिए F इक्वल्स टू G(m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। अब यदि इनके बीच की दूरी जो है बढ़ जाएगा, यानी कि r जो है बढ़ जाएगा, तो बात समझिए F और r के बीच किस तक रिलेशन है? आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। तो यानी कि r बढ़ेगा तो F क्या होगा? घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है? एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। अगर r बढ़ेगा तो F घटेगा, r घटेगा तो F बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका बल, गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जब r बढ़ रहा है, यानी कि उनके बीच की दूरी बढ़ रही है, तो उनके बीच का जो बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, ऑप्शन बी यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, ऑप्शन सी तारों को आपस में जोड़ रखता है, ऑप्शन डी चांद का उसकी कक्षा में उपस्थित होना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह ब्लैक होल से किसी तरह का संबंध नहीं रखता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? ऑप्शन ए प्रत्यस्थता, ऑप्शन बी यांत्रिक बल, ऑप्शन सी विद्युत स्थैतिक, या ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। तो आप लोग जानते ही हैं इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जो है हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण सब जो है अपनी जगह पे रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी का स्थिरांक, ऑप्शन बी नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर, और पृथ्वी का द्रव्यमान एम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान पर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक कैपिटल जी, पृथ्वी की त्रिज्या आर, पृथ्वी का द्रव्यमान एम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसी कारण जब दो असमान द्रव्यमान की वस्तुएं समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराई जाती है तो क्या होती है, वे एक साथ पृथ्वी पर गिरती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर होगा आपका 3 गुनी। कितना? 3 गुनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी वायु। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में, यानी कि ऑप्शन सी में संभव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि निर्वात में कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु पर घर्षण का प्रभाव नहीं होता है, कोई घर्षण वहां नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। ऑप्शन ए दो आवेशों के बीच, ऑप्शन बी दो चुंबकों के बीच, ऑप्शन सी दो द्रव्यमानों के बीच, या ऑप्शन डी एकाधिक द्रव्यमानों के बीच। तो अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं कि दो द्रव्यमानों के बीच के आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दो द्रव्यमानों के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करता है। ऑप्शन ए ज़्यादा, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी जी फोर्स पर निर्भर नहीं करता है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री कैसा वजन महसूस करता है? तो इसका आंसर होगा आपका शून्य, शून्य महसूस करता है। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री भारहीनता की स्थिति में होते हैं, जिससे वे अपना वजन शून्य महसूस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? रासायनिक प्रक्रिया नहीं है यानी कि वो क्या है? भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, और ऑप्शन डी हाइड्रोलाइसिस। तो आपका अपघटन, ऑक्सीकरण और हाइड्रोलाइसिस ये सभी क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी भौतिक प्रक्रिया क्या होता है? इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? आपका गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी अपरिमित, ऑप्शन सी उतना ही जितना पृथ्वी की सतह पर होगा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए शून्य, क्योंकि जब पृथ्वी केंद्र पर आपका जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। जब जी इक्वल टू आपका 0 हो गया तो एम जी इक्वल टू क्या होगा? एम जी भी 0 होगा, क्योंकि जी 0 होता है, एम के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा? वही 0 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा उसका? आपका ऑप्शन ए शून्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है? ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 5। क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 6 गुना होता है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 होता है। यही कारण है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर पृथ्वी भार पर इसके भार का क्या होता है?
6 गुना होता है, अर्थात पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार का 6 गुना होगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।